वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज का हमारा 12th लेक्चर है। तो ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको कि आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी प्रकार के अपडेट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए हमारे संस्थान द्वारा कई प्रकार की जो है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसको कि आप ज्वाइन करके अपनी आंसर राइटिंग को जो है और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ हिमालयस इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट, आल्सो हाईलाइट इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर द कंट्री। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका पर चर्चा करें। इसके अलावा देश के लिए इसके आर्थिक महत्व पर भी प्रकाश डालें। तो सबसे पहले यहाँ पे हिमालय का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये जो हिमालय जो है ये जो है भारत के नॉर्थ में स्थित है और ये जो है 2400 किलोमीटर तक जो है नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो फैला हुआ है। तो ये जो हिमालय जो है ये भारतीय महाद्वीप को प्रतिबद्धि पठार से जो है अलग करता है। इस कारण से जो है ये एक नेचुरल बैरियर की तरह है काम करता है जो कि भारत की मौसम और जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करता है। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करता है यहाँ भारतीय जलवायु को, अब उस पर नजर डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल एशिया में देखें तो वहाँ पे जो है साइबेरियन कोल्ड विंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बहती है। तो हिमालय जो है एक नेचुरल बैरियर के रूप में जो है कार्य करता है और जो है ये जो कोल्ड विंड्स है इसको जो है भारत में जो है प्रवेश करने से जो है वो रोकता है। तो अगर इसी के कारण जो है इंडिया में जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडरेट क्लाइमेट जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इन कंपैरिजन तो देखें कि सेम एल्टीट्यूड पे जो है नॉर्थ चाइना भी है लेकिन वहाँ पे जो है काफी वो जो है वो जो एरिया जो रीजन है बहुत ही ज्यादा जो है वो ठंडा है इन कंपैरिजन टू जो है यहाँ पे इंडिया का जो इंडिया की जो जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर जो है हिमालय जो है वो एक बीच में जो है अवरोधक बन के जो है वो खड़ा हुआ है। अगर ये पवन जो है ठीक है जो सेंट्रल एशिया की ये जो साइबेरियन कोल्ड विंड्स हैं अगर ये भारत में प्रवेश कर जाएं तो यहाँ पे जो उत्तरी भारत जो है पूरा जो है वो जो है वो पूरी तरीके से जो है आइस से जो है वो जम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिमालय की वजह से जो है इंडिया में जो है मॉडरेट क्लाइमेट को जो है एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन मानसून विंड्स, मानसूनी हवाओं पर भी जो है ये प्रभाव डालता है। जो ये जो हिमालय पर्वत जो है ये दक्षिण की ओर से ठीक है जो साउथ से आने वाली जो भी ग्रीष्मकालीन मानसून विंड्स जो होती हैं उनको यहीं पर रोककर जो है भारत में वर्षा करने के लिए जो है प्रवेश करता है। तो जिसके कारण से हम देखते हैं कि भारत में जो है यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो है हिमालय पर्वत की वजह से जो है यहाँ पे इंडिया का जो मानसून इफेक्ट होता है इसीलिए इसको जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर पर्वतीय वर्षा भी जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, जो भी इंडियन ओशियन से जितनी भी जो मानसून विंड्स हैं ठीक है मॉइस्ट और वार्म विंड्स जो हैं जब वो ऊपर उठती हैं ठीक है तो हिमालय जो है इनको जो है और जो है इसको हिमालय जो है इसको क्रॉस करने से जो है रोकता है और इसको जो है यहाँ पे जो इन विंड्स को जो है मजबूर करता है कि जो भी ये जो इनके जो नमी है वो जो है उसी के कारण जो है यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी हिमालय जो है वो जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ठीक है इसको जो है 2 ब्रांचेस में जो है ये बांट देता है और सदर्न ब्रांच जो होती है इसकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की जो सदर्न ब्रांच है वो सदर्न स्लोप्स पर ही जो है वो गिरती है जिससे कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो है मानसून की जो है वो शुरुआत होती है और कई जगह पर जो है हैवी रेनफॉल जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ठीक है नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है काफी ज्यादा जो है हैवी रेनफॉल जो है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सदर्न स्लोप्स में स्थित है। तो सदर्न स्लोप्स में जो है ये काफी भारी वर्षा का जो है वो कारण बनते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो हिमालय जो है ठीक है हिमालय जो है वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली
ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसकी भी वजह बनते हैं, और मॉनसून की तीव्रता जो होती है उसको भी बढ़ाते हैं मस्करीन हाई में। ठीक है, मस्करीन हाई में जो है ये मॉनसून की तीव्रता को बढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हिमालय जो है वर्षा छाया क्षेत्र भी जो है वो बनाता है, और कई ऐसे रीजन है जहाँ पर कि जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे कि लद्दाख है, ठीक है, स्पीति वैली है, तो यहाँ पर जो है वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें कि यदि जो भारत के जो उत्तर में अगर हिमालय पर्वत ना होता, तो यहाँ पर जो है जो इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है शुष्क, ये बहुत ही ज़्यादा जो है फिर ड्राई रीजन होता, वह एक डेजर्ट एरिया, ड्राई डेजर्ट एरिया के रूप में जो है, नहीं तो इंडिया जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता। ठीक है, लेकिन हिमालय की वजह से जो है जितनी भी जो विंड्स होती हैं, जो मॉइस्ट लेटेंट विंड्स हैं, वो जो है वर्षा यहीं पर इंडिया में ही करती हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो पश्चिम एशिया से पश्चिम विक्षोभ को जो है नियंत्रित करके शीतकालीन वर्षा का जो है कारण बनते हैं हिमालय। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर जो पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं, ये मेडिटेरेनियन रीजन में जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन में जो है वो उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद जो है इंडिया की तरफ जो है मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये जो है मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्चर लिए हुई विंड्स होती है, जो कि जब हिमालय से टकराती हैं तो इंडिया में जो है यहाँ पर रेनफॉल और स्नोफॉल का जो है वो कारण बनते हैं। मेनली ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि विंटर सीजन में, ठीक है, विंटर सीजन में जो बारिश होती है या फिर नदन क्षेत्र में जो स्नोफॉल होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही जो है वो होती है, और इसमें जो है जब वो हिमालय के साथ टकराती है तो यहाँ पे जो है तो रेनफॉल का जो है ये कारण बनती है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है इसका जो है भारत के क्लाइमेट पर जो है काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। ये विंटर रेनफॉल का कारण बनती है, जो कि राबी क्रॉप्स के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये भारत के जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, और इसी के कारण से जो है नॉर्दर्न रीजन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है, वो कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कई प्रकार हम देखते हैं कि कोल्ड वेव वाली कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है हिमालय के हाई एल्टीट्यूड की वजह से, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है स्नोफॉल हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जिसके कारण जो है यहाँ पे ग्लेशियर बैलेंसेस जो है वो बना हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिमालय जो है इसके हाई एल्टीट्यूड के कारण, ठीक है, इसकी जो है लेंथ के कारण, हम जैसे कि हमने देखा कि 2400 किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, इसकी डायरेक्शन के कारण, ठीक है, तो यहाँ पे जो हिमालयन रीजन है उसमें कई प्रकार के जो है हमें माइक्रो क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें तो देहरादून में जो है हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, यही शिमला में जो है हमें टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, और जो है लेह रीजन में जो है हमें एल्पाइन क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। इंडिया जो है अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये रीजन में जो है ये स्थित है, लेकिन यहाँ पे कई रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे कि टेम्परेट और एल्पाइन जैसी कंडीशंस जो है वो मौजूद हैं। ये किसके कारण है? ये हिमालय के कारण ही यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय जो है ये कई सारी मेजर रिवर्स जो है उनकी भी उत्पत्ति जो है वो हिमालयन रीजन से ही होती हुई है, जैसे कि गंगा है, यमुना है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये सभी रिवर्स जो हैं ये जो सभी रिवर्स जो हैं ये यहाँ पे के जो ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी लेवल है, रीजनल ह्यूमिडिटी लेवल, इवेपोरेशन, ठीक है, इन सभी में जो है इन रिवर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ है। तो इसकी वजह से पूरा जो हमारा क्लाइमेट जो है उसको जो है मॉडरेट करने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। तो ये पे जो वाटर बॉडीज है जिसको जो कि हिमालय से उत्पन्न हो रही हैं, ये भी हमारे जो कई सारे रीजनल वेदर कंडीशन को जो है वहाँ पे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये जो रिवर्स जो है ये यहाँ पे जो है जो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, हम बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है वहाँ के क्लाइमेटिक मॉइस्चर को जो है यहाँ पे प्रभावित करती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हिमालय जो है वो इंडिया की क्लाइमेट
क्लाइमेट को जो है पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। बेसिकली ये जो मानसूनल रेनफॉल जो है इनका यहाँ पे इंडिया की जो है जो मॉडरेट टेम्परेचर है उसमें जो है हिमालय का बहुत ही बड़ा हाथ है। इंडिया के जो है वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में जो है हिमालय का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हिमालय नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऊपरी जो नॉर्दर्न एरियाज जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आइस से जो है वो ढका हुआ होता, और हिमालय ना होता तो यहाँ पे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई कंडीशन हमें देखने को मिलती। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आगे जो हिमालयस के जो है क्या क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए जो है हिमालय जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। जैसा कि हमने देखा कि जो हिमालय जो है वो कई बड़ी नदियों का जो है स्रोत है, ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। तो ये जब नदी जब नीचे बह के आती है तो यहाँ पे जो है ये एक फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बनाती है, जो कि हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडो गैंगेटिक, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है वहाँ पर जो है ये नदियाँ जो हैं ये इस वहाँ पे इरिगेशन का जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है यहाँ से जो है भारत का 40% फूड जो है जो उगाया जाता है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन से ही जो है हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश है। तो ये सभी रीजन जो है ये हिमालयन रिवर की वजह से ही जो है यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो उपलब्ध हो पाती हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मदद करता है। यहाँ पे हिमालय की हाइट की वजह से जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कई सारी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके कारण से जो है हमें जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो टेहरी डैम है, ठीक है, तो टेहरी डैम है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो भाखड़ा नंगल डैम है। तो यहाँ से जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है उसमें मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं टूरिज्म। टूरिज्म में भी हिमालय जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो हिमालयन लैंडस्केप की वजह से जो है यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं। टूरिस्ट जो है ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग के लिए भी जो है यहाँ पर आते हैं। तो इससे जो है यहाँ की जो लोकल इकोनॉमी जो है उनको जो है लोकल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है। लोकल पॉपुलेशन की जो है इनकम जनरेशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं बागवानी, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र के लिए भी जो है यहाँ की जो हिमालयन जलवायु जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। यहाँ पे कई प्रकार के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं, जैसे कि वॉलनट्स हो गया, सैफरन हो गया, एप्पल्स है, कार्डमम है, ठीक है, इलायची है, टी है। यहाँ से हमें मेडिसिनल हर्ब्स भी जो है प्राप्त होती हैं, जिसके कारण से जो है यहाँ पे कई सारे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन भी जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, कॉपर, जिंक है, आयरन ओर है, ठीक है। तो ये सभी जो है यहाँ पे हिमालयन रीजन में जो है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण से जो है यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलता है। इसके बाद हम लाइव स्टॉक देखें तो यहाँ पर जो है जो हिमालय की जो घास होती है वो जो है लाइव स्टॉक को जो है सपोर्ट करती है। उनके जो है वहाँ पे हाईलैंड पास्चर्स जो हैं, ठीक है, उनसे जो है शीप है, याक है, तो गोट है, ठीक है, बकरियां हैं जो हैं, इनके जो है पालन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है, जिससे कि हमें जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वूल हो गया, पश्मीना है, डेयरी है, जिसको कि जो है जिसको कि जिसके कारण जो है वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनके इनकम जनरेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो है डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ की जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है हिमालय की, इसके कारण से जो है यहाँ पर कई प्रकार के जो है रोड्स, टनल्स का जो है निर्माण किया जा रहा है, और जिससे कि यहाँ की जो है लोकल जो पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो उपलब्ध हो रही हैं, ठीक है। ये लोकल डेवलपमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मददगार साबित हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो अटल टनल जो है, ठीक है, तो अटल टनल के यहाँ पे बनने के बाद से जो है यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है वो और ज़्यादा जो है वो बूस्ट हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हिमालयस को हम कह सकते हैं कि इसकी जो है भारत के लिए आर्थिक महत्व भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अंत में हम कह सकते
सकते हैं कि ये जो हिमालयन रीजन है ये केवल जो है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को शेप नहीं करता, बल्कि ये हमारे इकोनॉमी को भी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इसकी इकोनॉमी को भी जो है कई प्रकार से जो है ये सपोर्ट करता है। हिमालयन रीजन यहाँ के एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, एनर्जी से नीड्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, हर तरह से जो है हिमालय जो है हमें सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इस पूरे जो है, लेकिन हिमालय जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रेजाइल है। तो इसको जो है इसको प्रोटेक्ट करना जो है हमारी जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ग्लेशियर्स जो है वो कम हो रहे हैं, जिससे कि जो है हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट जो है उसका बैलेंस जो है कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। उसमें जो है यहाँ पे हमारी वाटर स्कैरसिटी जैसी समस्या जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पूरे इकोसिस्टम को जो है वो प्रिजर्व करें, ताकि जो है ताकि जो है हम यहाँ पे जो है एक बैलेंस्ड रीजनल और नेशनल ग्रोथ को जो है यहाँ पर देख सकें। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है हाउ वुड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन अफेक्ट इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस associated with its implementation। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत के संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करेगा, इसके कार्यान्वयन से जुड़े संभावित लाभ और चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इसको जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन का भी जो है नाम दिया गया है। ठीक है, कि एक ही साथ जो है सब जगह जितनी भी जो बॉडीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा है, इन सभी के इलेक्शन जो है वो एक साथ जो है उसको जो है आयोजन की जो है उनका किया जाए। तो इसके लिए जो है एक हाई लेवल कमेटी जो है हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके जो है उनके अंदर जो है एक हाई लेवल कमेटी का जो है गठन किया गया था सितंबर 2023 में, जो कि वो जांच कर रहे थे कि लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य के स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जो है वो जांच कर रहे थे। तो यहाँ पे इसके बाद जो है अगर हम देखें तो 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2024 जो है वो भी यही प्रपोज कर रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संशोधन और एक नया अनुच्छेद जो है प्रस्तावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो है एक साथ अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो इसके जो है क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि पैसे की बचत जो है, जो कॉस्ट सेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करेगा। तो अगर हम लॉ कमीशन की माने तो एक जो जनरल इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट करने के लिए करीब जो है 4000 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा खर्चा है जिसको कि जो है वो कम किया जा सकता है अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करें, क्योंकि ये 4000 करोड़ तो जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है वो दिया गया है। प्लस इसके बाद अगर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो है अलग से खर्चा होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जैसे स्टेट का साइज होता है उस हिसाब से जो है वो खर्चा वहाँ पे होता है। प्लस इसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके द्वारा भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा किया जाता है इलेक्शन में। तो यहाँ पर जो है इस कॉस्ट को जो है रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन को जो है वो कंडक्ट करते हैं। और जो लॉ कमीशन का ये मानना है कि ये जो फंड्स जो हैं, ठीक है, ये जो फंड्स हैं इसको हम लोग जो है अन्य वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो है डाइवर्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शासन में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। तो अगर हम देखें तो हर साल, ठीक है, एटलीस्ट 5 से 6 स्टेट इलेक्शन जो है हर साल हमें देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शंस में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंगेज रहती हैं, जो कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परमानेंट कैंपेन मोड में जो है वो रहते हैं। वहाँ पे जो है इलेक्शंस में जो है वहाँ की कैंपेनिंग करने में जो है बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, जिससे कि हमारी पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो ये 45 to 60 डेज का तो है ये नॉर्मल पीरियड होता है जिसमें कि कोई भी नई स्कीम या फिर नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लागू नहीं किए जा सकते, ना ही वो अनाउंस किए जाते हैं।
हैं। तो जिसकी वजह से पूरे जो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, नई स्कीम्स को लागू करने में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिले देखने को मिलता है। तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं तो इससे जो है हमें जो है पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करने में जो है और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पॉलिसीज को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके कोऑर्डिनेशन में और ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शंस के दौरान ऐसा देखा गया है कि जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका प्राइमरी फोकस होता है कि इलेक्शंस को जो है सुचारू रूप से जो है पूरा अंजाम जो है वो दिया जाए, उसको कंडक्ट जो है वो किया जाए। तो इसकी वजह से अगर बार बार जो है फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं कि अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है इलेक्शन है, फिर उसके बाद जो है लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है वो अगर इलेक्शंस ही कंडक्ट करती रहेंगी तो जो है उनकी एफिशिएंसी जो है उस पर वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की दृष्टि से भी जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट करना जो है वो अच्छा रहेगा। इससे जो है यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है ये डेवलपमेंटल वर्क में अपने आप को जो है एंगेज रखे, ना कि जो है इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूसली अगर इलेक्शन मोड में रहेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो डेवलपमेंट या फिर विकास का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं हाई वोटर टर्नआउट, उच्च मतदाता ठीक है, वो जो है यहाँ पे टर्नआउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जो है पिछले कई जो है आंकड़ों से देखा गया है कि जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे वोटर का टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे कि हमारे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल कोहेजन, सामाजिक सामंजस्य बिठाने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। तो जब भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है कैंपेनिंग के दौरान कई प्रकार के जो है यहाँ पर जो है पोलराइजिंग कैंपेन, ठीक है, ध्रुवीकरण जो है या फिर जो है कास्ट या फिर कास्ट है, रीजनलिज्म, ऐसे मुद्दे को जो है वो उठाते हैं, जिससे कि हमारा जो पूरा जो सोशल हार्मनी जो है वो कहीं ना कहीं जो है बिगड़ती है। तो इससे जो है यहाँ पर जो है, और ये सोशल मीडिया, हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के आने के बाद से ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो पूरी प्रॉब्लम है, ये और ज़्यादा जो है ये एक्सासबेट हुई है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो इंडिया जो कि एक मल्टी रिलीजन मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है एक सोशल हार्मनी, सोशल कोहेजन जो है वो बिठा के रखें। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग जो है यहाँ पर अगर हर 5 साल पे जो है इलेक्शन होगा तो यहाँ पर जो है इसको जो है ये जो हमारे जो मुद्दे हैं, ठीक है, रीजनलिज्म, कास्टिज्म वाले, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो बैक सीट लेंगे और हम लोग डेवलपमेंट कार्य पर जो है और ज़्यादा जो है वो ध्यान दे सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करने में हमें बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है स्टेट गवर्नेंस, कहीं ना कहीं जो है राज्य शासन जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि अगर जो है विधानसभा जो है अगर प्री मैच्योरली अगर उसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। या तो यहाँ पर जो है एक नई विधानसभा का जो है वो गठन किया जाएगा, जो कि पूरे 5 साल का जो है वो कार्यकाल उसका नहीं होगा, केवल रिमेनिंग टर्म के लिए होगा। तो इससे जो है हमारा जो स्टेट गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उस राज्य में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो वहाँ के जो राज्य शासन है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इससे कि जो राज्य शासन में जो है कई सारे जो हमें मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्थानीय मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फीके पड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है नेशनल इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ओवर पावर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी लोकसभा के साथ जो है यहाँ पे रीजनल या फिर जो है लोकल इलेक्शंस जो है कंडक्ट कराए जाएंगे, तो यहाँ पर जो है जो लोकसभा के जो नेशनल मुद्दे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वो जो है ओवर पावर कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, नेशनल पार्टीज जो है वो नेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात करती हैं। तो इससे जो रीजनल और लोकल इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसको वो जो है बैक सीट ले लेंगे। तो यहाँ पर जब
भी जो है स्टेट इलेक्शन या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी है, लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे रीजनल मुद्दों पर जो है लड़ा जाता है। लेकिन लोकसभा के साथ अगर जो है यहाँ पर अगर उसको जो है सिंक्रनाइज कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है नेशनल मुद्दे जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो ओवर पावर कर जाएंगे लोकल मुद्दों के कंपैरिजन में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है सिंगल पार्टी सिस्टम को भी जो है वो जन्म दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई बार हम देखते हैं कि जो रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज पे होती हैं। नेशनल पार्टीज जो नेशनल पार्टीज जो होती हैं उनके पास जो है ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मैन पावर रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ये एक हम कह सकते हैं कि अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड है, जहाँ पर कि रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी जो है दोनों एक साथ जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं। तो रीजनल पार्टी जो है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे हैं, जिसके कारण से जो है यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो जो है यहाँ पर हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर एक स्टडी भी की गई है, ठीक है, जो कि है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग सोसाइटीज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखा गया था कि 31 में से 24 असेंबली इलेक्शन जो है यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के साथ जो है कंडक्ट किए गए थे 1989 से लेके 2014 के बीच में। और यहाँ पर देखा गया है कि जो मेजर पार्टीज जो होती हैं उनको ज्यादा प्रपोर्शन में जो है वोट मिला है। और इसी के साथ साथ इसमें ये भी पाया गया था कि 2600 असेंबली सेगमेंट्स के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 16 इलेक्शन में ऐसा ये पाया गया कि 77% ऑफ द टाइम जो है, ठीक है, 77% केसेस में जो है वोटर्स जो है सेम पार्टी को चूज करता है, ठीक है, जो कि लोकसभा में जिस पार्टी को यूज करा है इलेक्शन के लिए, उसी के लिए जो है लोकल इलेक्शन में भी जो अगर वो पार्टी अगर वहां पे है तो कंटेस्ट कर रही है तो उसी को जो है चूज करेगा। तो यहाँ पर जो है सिंगल पार्टी सिस्टम को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके बाद हम देखते हैं राज्यों की शक्ति में जो है यहाँ पे कटौती हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 174, ठीक है, वो कहता है कि जो भी की असेंबली जो है उसको प्रोरोग करने की या फिर उसको डिसॉल्व करने की शक्ति किसके पास है, वो गवर्नर के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो गवर्नर के पास है और वो जो है चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है असेंबली को प्रोरोग या फिर जो है डिसॉल्व करता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के यहाँ पे जो है उसके शुरुआत होने के बाद से जो है ये जो डिसॉल्विंग और प्रोरोगिंग की जो यहाँ पे जो शक्ति है वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि कई सारे जो है लीगल इश्यूज, कानूनी मुद्दे भी हमें जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए जो है कई जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो है, अनुच्छेद जो है उसमें हमें जो है बदलाव करने होंगे, अमेंडमेंट करने होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 172 है, आर्टिकल 327 है, इन सभी आर्टिकल्स में जो है हमें बदलाव करने की जरूरत होगी ताकि हम लोग जो है यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को जो है यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए ठीक है अनुमति दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कई प्रकार के जो है इसमें जो है अमेंडमेंट्स करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कि विधानसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन जो है, ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होगी। इसके लिए कई सारे जो है आर्टिकल्स को जो है अमेंड करने की जरूरत है। और ये जो आर्टिकल जो अमेंड होगा इसमें जो है यहाँ पे जो है ये स्टेट की, ठीक है, स्टेट रेटिफिकेशन के बिना ही जो है वो किया जा सकता है। तो इसके कारण जो है हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इरोजन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य की स्वायत्ता का जो है वो क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने जो है वो जो है अपने मुद्दों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही है, अपनी जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज कर रही है ताकि उसे लोकसभा के इलेक्शन के साथ जो है वो अलाइन किया जा सके। तो यहाँ पे जो है नेशनल टाइमलाइन को जो है आगे करने के लिए जो है स्टेट ऑटोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो रही है, जो कि हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ
गवर्नेंस है उसको कहीं ना कहीं जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जो है समन्वित करना जो है ये भी एक काफी बड़ी जो है चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब किसी भी जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर यहाँ पर अगर उस वो जो है डिसॉल्व होती है तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अगर प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होती है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उनके खिलाफ लाया जाता है तो वो जो है उनका जो टर्म है उसको जो है नेशनली जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है उसको किस प्रकार से जो है दूसरे स्टेट के साथ जो है वो सिंक करें, उसको जो है उनके साथ जो है सिंक्रोनाइज करें, उसमें जो है काफी सारे हमें मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। अगर जो है लोकसभा प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होती है तो यहाँ पे हम सारे ही स्टेट्स की जो स्टेट असेंबलीज हैं क्या हम उन सभी को जो है कहेंगे कि आपके यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होंगे? ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है काफी सारे मुद्दे जो है वो बने हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईवीएम और वीवीपैट में जो है काफी ज्यादा जो है निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन जब होगा तो कई सारे ईवीएम मशीन्स की जो है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है काफी सारा जो है वो निवेश करने की जरूरत है। और ईवीएम्स जो है इनकी लाइफ जो है वो 15 ईयर्स की जो है वो मानी गई है। तो यहाँ पर जो है कई सारी जो है ईवीएम वीवीपैट जो है वो लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आफ्टर 3-4 इलेक्शंस ही जो है उसको जो है इन मशीन्स को जो है वो रिटायर करना होगा। तो यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो इसके बाद जो है यहाँ पे जो है उसकी जो है यूटिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो कम होगी, क्योंकि अभी तक क्या है कि अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होते तो वो सेम ईवीएम जो है वो डिफरेंट इलेक्शंस में जो है वो यूज होते हैं। लेकिन अगर हम साइमल्टेनियसली इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ ईवीएम्स भी जो है वो ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये यहाँ पे जो है कुछ जो है चुनौतियां बने हुए हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी जो है बने हुए हैं कि इतने वास्ट स्केल पर जो है बहुत ज़्यादा जो है मैन पावर चाहिए, बहुत तरीके के जो है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करना होगा, तो उन वो सब भी जो है मुद्दे जो है यहाँ पे बने हुए हैं। तो विधि आयोग द्वारा जो है कुछ रिकमेंडेशंस दी थी 2018 में, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें कहा था कि जो इलेक्शंस जो हैं लोकसभा के जो इलेक्शंस जो हैं उनको जो है 50% ऑफ द स्टेट के साथ जो है वो कंडक्ट करना चाहिए और अन्य 50% जो स्टेट हैं उनका जो इलेक्शन जो है वो 2.5 साल के बाद जो है वो करना चाहिए। इसके लिए जो है कई प्रकार के जो है अमेंडमेंट्स करने होंगे, जैसे कि कुछ जो एग्जिस्टिंग विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके टर्म को जो है एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ के टर्म को जो है वो कर्टेल करने की या फिर कम करने की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो आरपीए एक्ट है 1951 उसमें भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके साथ जो है विश्वास प्रस्ताव को भी है जरूर से जो है लाना चाहिए, ताकि एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो भी प्रीमेच्योर अगर कोई भी जो है विधानसभा या लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो नई जो है वहां पे सरकार का जो गठन होगा वो केवल जो है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही जो है वो करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि उपचुनाव जो भी होते हैं कई कारणों से, जैसे कि अगर किसी भी कारण से जो है किसी की डेथ हो गई है, कि किसी ने रिजाइन कर दिया है या फिर किसी मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो उस केसेस में जो है बाय इलेक्शंस को जो है कंडक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो है जितने भी जो मेंबर्स हैं उनको जो है यहाँ पे जितनी भी जो सीट्स हैं उनको जो है एक साथ क्लब करके जो है ये बाय इलेक्शन जो है वो वर्ष में जो है वो एक बार ही जो है वो किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के जो है कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कॉस्टिंग जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, ये जो है हमें डेवलपमेंटल वर्क के लिए जो है वो प्रेरित करता है, ये जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये कहीं ना कहीं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को तो है प्रभावित नहीं कर रहा, तो इस पर हमें जो है बारीकी से नज़र जो है वो रखनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू इट। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें, इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर नजर डाल लेंगे। तो भारत की जो जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है 17% की हिस्सेदारी है और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो है इसको बढ़ा करके जो है 25% तक का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो
इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है 70% तक की जो है हिस्सेदारी है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इंडिया के जो है करीब 60 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर उसमें डायरेक्ट और अडायरेक्ट रूप और इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन जो है यहाँ पर इंडिया का जो है कई प्रकार से जो है वो पीछे है और ये कई प्रकार की जो है इसमें सुधार की जो है वो ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको, उसमें सुधार की ज़रूरत है। जो स्किल गैप्स हैं उसको जो है हमें भरने की ज़रूरत है। तो ये तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनोवेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लाने की ज़रूरत है, ताकि इसकी जो है प्रोडक्टिविटी को जो है यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जो कम्पिटिटिवनेस है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है कुछ जो है टेक्नोलॉजी को भी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है वो इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, जो कि कई प्रकार की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करती है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया। तो इन सभी को जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटीग्रेट करके जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी जो है वो विनिर्माण को जो है कैसे बेहतर बनाती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि ये जो कार्य कुशलता को जो है वो बढ़ाती है। तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होती है। ऑटोमेशन द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो है पूरा जो है स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, जिससे इसकी जो है एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, इसके इस्तेमाल से जो है यहाँ पे जो मैनुअल एरर जो है उसको कम किया जा सकता है, जिससे कि जो है प्रोडक्ट के जो है डिफेक्ट को कम किया जा सकता है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। रोबोट्स हैं, ठीक है, रोबोट्स है, ऑटोमेशन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है पूरे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे जो है कई प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे कि शेड्यूलिंग है, इन्वेंट्री मेंटेनिंग में, वर्क फ्लो मॉनिटरिंग में, ठीक है, इन सभी जगह सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है और ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो बनाया जा सके। इससे ओवरऑल क्या होगा, इससे ओवरऑल जो है हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो तो रिड्यूस होगी ही, साथ साथ जो है हमारी जो क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होगी। हमारे जो इसमें जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होंगे। इसके बाद हम देखते हैं सेव टाइम एंड मनी, समय और पैसा जो है दोनों टेक्नोलॉजी जो है वो बचाता है। जो रोबोट्स के इस्तेमाल से जो है हम लोग पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको और ज़्यादा जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं, जिससे हमें जो है टाइम की जो है काफ़ी बचत होती है। ठीक है, कम टाइम में जो है हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो जो है कंटिन्यूअस जो है वो जो मशीन को जो है वो मॉनिटर करती है, मशीन के जो है ब्रेकडाउन होने से बचाती है, और जो मशीन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसमें भी जो है कमी हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा जो है पैसा जो है वो बचता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, संसाधन अनुकूलन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो है यहाँ पे वेस्ट को जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, वेस्ट मिनिमाइज होगा तो हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको जो है हम लोग ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि काफ़ी सारी जो है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो है अब आ गई हैं, जिसको कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटीग्रेट करके हमारी जो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग जो है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इससे जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो है इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो है रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है उसको रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे कि जो है डिफेक्ट्स को जो है वो कम किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, एडवांस्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है,
ठीक है, इसके ज़रिए जो है ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेहतर है। ठीक है, तो इससे जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन में मदद मिलती है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, इसके द्वारा जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को तो हम लोग मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ ये जो है इन्वेंटरी कंट्रोल में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे जो है कार्बन एमिशन जो है वो कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कम होता है। हम लोग जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोडक्शन प्रोसेस पे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको हम लोग जो है कम कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से जो है हम लोग एनवायरनमेंट को जो है वो कंजर्व करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं जैसे कि जो 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग के द्वारा जो है यहाँ पर हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंसर्स हैं, इसके द्वारा भी जो है हम लोग यहाँ पे जो है पूरे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, पूरे जो ऑपरेशन है, उसको और ज़्यादा जो है रिसोर्स एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे कि हमारे जो है कार्बन एमिशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाते हैं, तो इससे हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट जो है वो कम होती है, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो और ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी होते हैं, जिससे कि उनकी डिमांड जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेफर वर्क एनवायरनमेंट, ये सुरक्षित कार्य वातावरण को जो है सुनिश्चित करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है जब मशीन्स के साथ काम किया जाता है, तो कई सारे जो है ऐसे डेंजरस टास्क भी होते हैं, जिसको कि हम लोग जो है यहाँ पे उसको हम लोग जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जो है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर जो है एक सेफर वर्क एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री 4.0 है, इसमें जिसमें कि आईओटी की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है, इन सब के ज़रिए, ठीक है, इन सबको जो है इंटीग्रेट करके जो है हम लोग हमारे जो फैक्ट्री ऑपरेशंस जो है उसको और ज़्यादा जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो जो ठीक है, सामर्थ उद्योग भारत 4.0 जो पहल है, उसके अंतर्गत जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके सामने भी कई सारी जो है चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी को लगाते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग जो है इनिशियली जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो हैं इंडिया में जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो है कार्य कर रहा है, तो उनको जो है यहाँ पे क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी भी जो है वो नहीं होती है, जिससे कि वो जो है हाई कॉस्ट होने के कारण जो है वो टेक्नोलॉजी को जो है इंटीग्रेट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कि जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक्स है, आईओटी है, इसमें जो है काफ़ी सारा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कहीं ना कहीं हमारी जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है एमएसएमई सेक्टर में जो है प्रौद्योगिकी का जो है वो कम पेनिट्रेशन है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 45% ऑफ जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, ये वो जो है अफोर्डेबिलिटी, उनके पास जो है पर्याप्त जो है वो पैसा नहीं है, वो क्रेडिट को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, फंडिंग को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से जो है एमएसएमई सेक्टर जो है
जो है कहीं न कहीं जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स, कुशल श्रम शक्ति का जो है अभाव है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने में, उसको यूज़ करने में जो है वो स्किल्ड हो, जिसकी वजह से जो है इसका पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी ज़्यादा मिसमैच देखा गया है कि जो टेक्निकली स्किल जो टेक्निकल स्किल्स जो डिमांड की जाती है इन जो एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जो हमारी जो एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स के पास जो स्किल्स है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिसमैच देखा गया है। ठीक है? और इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है एआई में, रोबोटिक्स में, और इसी के साथ-साथ अगर जो भी कोर्सेज़ अगर जो अवेलेबल भी हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉस्टली है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे स्किल गैप जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जॉब के नौकरियों का जो है नुकसान होने का भी जो है खतरा बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ह्यूमन को जो है वो डिस्प्लेस कर देगी टेक्नोलॉजी, जिसके कारण से भी कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब बुनियादी ढांचे के कारण भी जो है यहाँ पे हमारा जो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है। यहाँ पर जो है डिजिटल कनेक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है। पावर सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है। इसके साथ-साथ जो है इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5G की बात करते हैं, लेकिन जो है हमारे को जो है इंटरनेट की जो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अनरिलायबल है। तो इससे जो है हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ जो है वो कहीं न कहीं उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो समस्या जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी की भी जो है बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे-जैसे डिजिटाइज़ेशन अगर इंक्रीज़ होता है, तो वैसे-वैसे जो है फर्म्स को जो है डेटा थेफ्ट, साइबर अटैक्स के भी खतरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, तो आखिर इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो है हमें अनुसंधान और विकास में जो है निवेश करना होगा, ताकि जो है हम लोग इंडिजिनसली, ठीक है? इंडिजिनसली जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप कर सकें, जो कि ज़्यादा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। इसके बाद जो है हमें जो है यहाँ की जो यूथ है, उनके कौशल प्रशिक्षण पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। स्किल इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है? इसके बाद जो है पीएम कौशल विकास योजना है, इसके अंतर्गत जो यूथ को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको जो है यहाँ की जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उस पर फोकस करके जो है ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र को जो है समर्थन देने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। उनको जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराने और उनको सिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग जो है नई टेक्नोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। पीपीपी मॉडल को जो है प्रोत्साहन देना होगा, ताकि जो है यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जो है इंटीग्रेट कर सकें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? इन सभी को जो है यहाँ पर साथ आना होगा, ताकि जो है सेक्टर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ का जो है निर्माण किया जा सके। इसके साथ-साथ जो है साइबर सुरक्षा को जो है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अंत में हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री जो यहाँ पे हमने जो लक्ष्य रखा है, उसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो हमारे इसके लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लाए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंडस्ट्री 4.0 है, ठीक है? तो ये हमारे इस एस्पिरेशन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई इज अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस। जवाबदेही और जिम्मेदारी के बीच अंतर बताएं। सुशासन के लिए जवाबदेही जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। यह ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में जो है डिफरेंस को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की जो है डेफिनेशन को समझेंगे। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कि यहाँ पर जो है जिम्मेदारी भी कहा जाता है, तो ये किसी भी कार्य करने की जो है किसी भी कार्य करने की कर्तव्यता या फिर जो है बाध्यता को जो है यहाँ पे दिखाता है। और ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी व्यक्ति वो कार्य कर रहा है वो पूरी कुशलता से, पूरी जो है एफिशिएंसी से वो कार्य जो है वो करेगा। यहीं पे अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसी भी कार्य को जब कर दिया जाता है तो उसके परिणाम जो निकल के आते हैं उसके लिए जो है उत्तरदायी होना जो है वो हमारी अकाउंटेबिलिटी को ही दिखाता है। तो यहाँ पर इस जो कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने एक्शंस, इन एक्शंस, डिसीजन के लिए जो है उत्तरदायी होता है कि उसने ये जो है वो कार्य क्यों किया, उसका जो है परिणाम जो है वो क्या आया। और यहाँ पर जो है खासकर जब जो है उसके उत्तरदायित्व जो है जो जवाबदेही जो है वो तय होती है जब जो परिणाम जो है वो सकारात्मक या नकारात्मक सामने आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम एक स्कूल सेटिंग की बात करें तो जो है बच्चों को पढ़ाने की, उनको जो है सही मार्गदर्शन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक टीचर की होती है। लेकिन वहीं पर ठीक है स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना, एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने की जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी होती है, वो प्रिंसिपल की होती है। इसके बाद हम देखते हैं फोकस, इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो टास्क ओरिएंटेड रहता है और अकाउंटेबिलिटी का जो है वो आउटकम ओरिएंटेड रहता है। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी जो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस पर जो है फोकस किया जाता है कि जो टास्क जो है, जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उस पर जो है यहाँ पर फोकस रहता है कि जो है वो कार्य जो है वो कौन कर रहा है, हु इज डूइंग, ठीक है, कौन क्या कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये ड्यूटीज जो है या कर्तव्य जो है उसके एग्जीक्यूशन से जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। यही अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये आउटकम ओरिएंटेड होता है कि जो भी कार्य किया गया उसका जो है परिणाम क्या आया। ठीक है, ये परिणाम पर जो है फोकस करता है कि यहाँ पे जो है उस कार्य में हमें जो है सक्सेस मिले या फिर जो है वो परिणाम में जो है हमें विफलता मिली है। ठीक है, तो ये आउटकम ओरिएंटेड होता है और फोकस जो है यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सरकार द्वारा जो है कई सारी जो है पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जो है कई सारे लोग करते हैं, तो वो जो है वो टास्क ओरिएंटेड जो है हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किस स्तर पे कौन क्या कार्य करेगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर जो है ये टास्क ओरिएंटेड पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। लेकिन उस पूरी स्कीम को जब क्रियान्वयन हो गया तो उसका जो है परिणाम क्या निकला। ठीक है, तो उसका परिणाम जब निकलता है तो किसी की जो है जवाबदेही तय की जाती है कि इसका जो है परिणाम जो है अच्छा आया या फिर बुरा आया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेचर की अगर हम बात करें तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कई सारे इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो शेयर की जा सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसी एक जो है विशेष व्यक्ति की जो है वो होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, अगर किसी जिले में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है पूरे पुलिस विभाग की जो है वो होती है, लेकिन अगर वहीं कोई हिंसात्मक घटना या फिर अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जवाबदेही जो है वो किसकी होती है, वो उस जिले की जो है एसपी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसी एक व्यक्ति की होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कई सारे जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर टीम की हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइमिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कब
आती है, ये आती है कि जब भी हम कार्य जो है वो कर रहे हैं, ये कार्य करने के पहले या फिर जब हम कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने के पहले या फिर कार्य करने के दौरान। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है इसमें, ठीक है? कि जो है यहाँ पर कार्य करने के पहले ही जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तय कर दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है तो इसमें जो है योजना बनाई जाती है और जो है कौन क्या कार्य करेगा इसमें जो है इसको शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करें तो ये जो है जब भी कोई कार्य जो है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद ही जो है उस कार्य के समाप्त होने के बाद ही जो है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तय होती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ये रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है? ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है जो कि कार्य होने के बाद जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल। अगर हम बात करें तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डेलीगेट किया जा सकता है। ये किसी भी जो कोई ऑफिसर है उनके द्वारा जो है ये कई सारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको जो है कुछ-कुछ कार्यों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट जो है वो नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट। ठीक है? तो ठीक है? तो टास्क अगर डेलीगेट भी कर दिया गया है, अगर किसी और को जो है उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे भी दी गई है, लेकिन जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसी विशेष व्यक्ति के पास ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे जो है राहत का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर जो है कई सारे लोगों के बीच में जो है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनको जो है जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको अलग-अलग प्रकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। लेकिन वो राहत कार्य जो है वो ठीक ढंग से एफिशिएंटली हुआ है कि नहीं, वहाँ पे सबको जो है सामग्री पहुँची है कि नहीं राहत की, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? वो वहाँ के डीएम की ही होगी। ठीक है? तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन जो है अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक सैनिटेशन वर्कर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लोकेलिटी को क्लीन करने के लिए। लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो पूरे जो है वहाँ की सिटी के क्लीनलीनेस के लिए जो है उसकी जवाबदेही तय होती है, जो कि सिटीजन्स के प्रति और जो उनके जो लोकल मिनिस्टर जो है उनको जो है म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है उनको जो है जवाब देना होता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है इसको जो है यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, तो जिसको कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है? इसी के बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है सुशासन में जो है जवाबदेही जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जवाबदेही जो है वो पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित करती है। तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के अंदर जो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, उन्हें अपने एक्शंस को जो है जस्टिफाई करने की ज़रूरत होती है। उन्हें जो है अपने एक्शंस उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या एक्शन लिया, उसको जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वे अपनी शक्तियों का, ठीक है, अपनी पावर्स जो है उनका जो है वो मिसयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? और जो है इससे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो है यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो है आरटीआई के द्वारा जो है पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है या फिर जो है आरटीआई के तहत हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो है सरकारी एजेंसी के कार्यों की जो है इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जिससे पूरे सिस्टम में जो है पारदर्शिता जो है वो बनी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो है भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जब एक व्यक्ति जब अपने कार्यों के प्रति जब अपनी जवाबदेही को जब महसूस करता है, तो वो जो है करप्शन में, भ्रष्टाचार में जो है वो शामिल नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो जो है एथिकल बिहेवियर को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट करती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो करप्शन को रोकने के लिए जो लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो लाया गया है। तो इससे जो है यहाँ पर जो है जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं या फिर जितने भी जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके जो वहाँ पे उनके कार्यों की जो है जवाबदेही जो है वो तय की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कुशल सेवा वितरण जो है वो सुनिश्चित करता है। यहाँ पर जो है अकाउंटेबिलिटी में जो है जैसा कि हमने देखा कि जो है परिणामों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है, परिणामों पर जो है वो फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे आउटकम के बेसिस पर जो है किसी को भी जो है इवैल्यूएट, उसको जो है एनालाइज किया जाता है, जिससे कि जो है यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स है या फिर जो कंसर्न्ड
कमिटीज जो हैं, ठीक है, वह प्रभावी ढंग से जो है जो पब्लिक को जो है सेवाएं देने का प्रयास जो है वो करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इससे जो है यहाँ पे जनता का विश्वास भी जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत होता है। जब सरकार जो है अपने जो जितने भी जो उनके एक्शंस है, डिसीजन है, उनकी जो ज़िम्मेदारी लेती है, तो इससे जो है जनता के प्रति जो है उन पर जो है विश्वास जो है वो बना रहता है। ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो नैतिक शासन को भी जो है वो बढ़ावा देता है। अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिसर्स में जो है एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ावा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नागरिक जो है भागीदारी को जो है प्रोत्साहित करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिटीजन्स को सरकार से जो है प्रश्न पूछने के लिए, उनसे क्वेश्चनिंग की पावर देता है। उनको जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का जो है वो अधिकार देता है। तो इससे जो है पूरे जो है हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें सिटीजन की हमें जो है पार्टिसिपेशन जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जो है मनरेगा स्कीम जो है जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, उससे जो है सोशल ऑडिट के जरिए जो है सिटीजन्स योजना के इम्प्लीमेंट पर जो है निगरानी रखती है, ताकि जो पूरी पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो और अच्छे ढंग से हो सके। तो यहाँ पर हम लास्ट में कह सकते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो गुड गवर्नेंस के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि ये जो है अकाउंटेबिलिटी जो है ये सुनिश्चित करता है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, वो अपने कार्यों और डिसीजन के लिए जो है वो उत्तरदायी हैं। और ये जो है ये ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट को जो है वो बढ़ावा देता है, जिससे कि हमें सुशासन में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द महाकुंभ मेला एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज स्पिरिचुअल एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। महाकुंभ मेले का सांस्कृतिक महत्व क्या है और ये भारत की आध्यात्मिक और पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में किस प्रकार जो है वो योगदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है यहाँ पे कुंभ मेला का एक जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर अगर हम कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पर जो है वो आयोजित किया जाता है। तो इसके जो है यहाँ पे एक जो है एक जो है इसमें जो है एक विश्वास जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे जो है जब समुद्र मंथन के दौरान जो है यहाँ पर जो अमृत निकला था, वो अमृत जहाँ पे गिरा था 4 जगह पे, वहाँ पर जो है कुंभ मेले का जो है वो आयोजन किया जाता है। और ये जो महाकुंभ जो है ये प्रत्येक 12 वर्ष में जो है वो आयोजित किया जाता है। और महाकुंभ को जो है यूनेस्को ने, ठीक है, जो यूनेस्को द्वारा जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है मान्यता दी गई है, जिसके कारण जो है इसके वैश्विक सांस्कृतिक महत्व को जो है रेखांकित करता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आखिर महाकुंभ की जो है क्या क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे विविध संस्कृति की। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो महाकुंभ है वहाँ पर जो है कई जो हमारे जो इंडिया है, कंट्री है, उसके कई राज्यों से जो है यहाँ पर लोग आते हैं। उनके जो है अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उनकी अलग अलग जो है लैंग्वेज है, अलग अलग कस्टम्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट ने भी जो है यहाँ पे महाकुंभ मेला में जो है शिरकत की है। तो इससे जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है कई प्रकार के जो है कल्चर एक साथ हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। ये सभी जो है महाकुंभ में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि ये जो है जो डाइवर्स कल्चर जो है उसका भी जो है हमें यहाँ पर संगम देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आध्यात्मिक एकीकरण के लिए जो है एक बहुत अच्छा मंच है। यहाँ पर जो है कई सारे जो है रिलीजियस सेक्ट्स जो है, ठीक है, अखाड़ा जो है वो जो है यहाँ पे कल्चर का जो है वहाँ यहाँ पे प्रचार परास जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो अखाड़ा जो है वो हमारे जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार में जो है उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। यहाँ पे जो है कई संप्रदाय आके जो है शिरकत करते हैं, जैसे कि शैव हो गया, वैष्णव हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पर जो है ये संप्रदाय जो है अलग अलग सेक्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो है इनकी जो एंशियंट ट्रेडिशंस जो होते हैं,
ठीक है, इनके जो एंशिएंट ट्रेडिशंस जो होते हैं उसको शोकेस करते हैं, उसके बारे में जो है लोगों को बताते हैं, वहाँ पे जो है लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो जो शाही स्नान है, ठीक है, जो शाही स्नान है, रॉयल बाथ जो है उसका ऐसा उसको जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व दिया गया है। उससे ऐसा माना जाता है कि इससे जो है यहाँ पर हम अपने जो जितने भी जो हमारे पुराने पाप हैं उसको हम लोग जो है धुल सकते हैं। इससे जो है हमारी सोल प्यूरिफिकेशन होता है और इससे जो है हम लोग जो है मोक्ष को जो है प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि महाकुंभ मेला जो है ये विभिन्न जो संप्रदाय हैं, अलग-अलग जो सेक्ट्स हैं, अलग-अलग जो अखाड़ा हैं, उनके लिए जो है उनके जो धार्मिक अनुष्ठान जो हैं, उनके लिए जो है एक साझा मंच जो है वो प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक विनियमन में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मदद करता है। यह इस मेले में जो है कई जो है यहाँ पे यह मेला जो है कई प्रकार के अलग-अलग जो है कल्चरल आइडियाज़ जो है, अलग-अलग ट्रेडिशंस, जो हमारी जो पौराणिक जो परंपराएँ हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को जो है आदान-प्रदान करने के लिए जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है, इससे यहाँ जो महाकुंभ है यहाँ पर जो है कई देश से जो लोग यहाँ पर आते हैं और भारतीय संस्कृति के साथ ये जो है जुड़ते हैं, जिससे कि इंटर कल्चरल जो समझ जो होती है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट रिचुअल्स, प्राचीन रीति रिवाजों का जो है यहाँ पर संरक्षण भी जो है किया जाता है। जब ऐसे इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो इससे जो हमारे एंशिएंट रिचुअल्स है, एंशिएंट ट्रेडिशंस जो हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रिजर्व करने में जो है वो मदद मिलती है। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कई संत लोग जो है, ठीक है, कई संत हैं, विद्वान हैं जो वो आकर जो है वो कल्पवास करते हैं। तो इससे जो है यहाँ पर जो है और अपनी जो उनकी जो नॉलेज है उनको जो है लोगों तक जो है वो साझा करते हैं। उनके जो वैदिक चैंट्स हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं और जो अन्य कई सारी जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता है, वो नॉलेज जो है वो संत विद्वान जो है वो आम जनता तक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि हमारे एंशिएंट रिचुअल्स, हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस को जो है प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एकता और सामाजिक सद्भाव इससे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है जो है अलग-अलग कास्ट, अलग-अलग क्लास के लोग जो हैं यहाँ पे महाकुंभ में जो है हमने देखा है कि वो शिरकत करते हैं और कलेक्टिव रिचुअल्स में जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये सभी प्रकार के जो है भेदभाव को जो है पीछे छोड़कर हमारी जो इंडिया की जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जो है उसको जो है और ज़्यादा सशक्त करता है। यहाँ पर जो है इंटरफेथ डायलॉग की जो है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें कि अलग-अलग कम्युनिटी के जो है लोग जो विद्वान जो हैं वो वहाँ पे शिरकत करते हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म है, सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। इन सभी रिलीजन के, इन सभी धर्मों के जो विद्वान जो है ये यहाँ पर जो है इन डायलॉग्स में जो है वो शिरकत करते हैं और भारत की जो है धार्मिक सहिष्णुता जो रिलीजियस टॉलरेंस जो है, ठीक है, उसका और संस्कृति समरसता को जो है यहाँ पे दर्शाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यहाँ पे जो हमारे पारंपरिक ज्ञान जो है उसका प्रसार करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो साधु हैं, संत हैं, लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो आम जनता में जो है कई प्रकार की जो है कहानियों को, जो हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं, महाभारत से जुड़ी हुई, रामायण से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं जो हैं वो लोगों को जो है वहाँ पे बताते हैं, जिससे कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारी जो अलग अलग जो कल्चर है उसके इम्पोर्टेंस को, कल्चर के बारे में जो है यहाँ पे बताया जाता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है अन्य जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कि आयुर्वेद है, ठीक है, योगा है, एस्ट्रोलॉजी है, संस्कृत जो भाषा है, इन सब के विद्वान भी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो है भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज का जो है इससे जो है प्रचार प्रसार होता है। सेमिनार्स, प्रवचन जो है उसके द्वारा जो है एंशियंट साइंसेस
को जो है यहाँ पर आज भी जो है जिंदा रखा जा सकता है। लोक कला और क्षेत्रीय प्रदर्शन को जो है बढ़ावा देता है। यहाँ पर जो है कई सारे जो है फोक आर्टिस्ट को जो है इनवाइट किया जाता है कि वो आके जो है यहाँ पे परफॉर्म करें। तो यहाँ पे जो जो एंडेंजर्ड जो है यहाँ पे हमारे जो आर्ट हैं, ठीक है, फोक आर्ट्स हैं, उनको उनके प्रति जो है यहाँ पे जो है जागरूकता फैलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गुजरात के जो है कलबेलिया, ठीक है, कलबेलिया, असम का जो है बिहू और गुजरात का जो है गरबा डांस जो है जो डांस आर्टिस्ट है उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर जो परफॉर्म किया तो यहाँ के जो श्रद्धालु थे, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो थे, उन सभी को जो है एक ही जगह पर जो है अलग अलग कल्चर को एक्सपीरियंस करने का जो है ये अवसर प्रदान करता है। तो इससे हमारी जो फोक आर्ट है, ठीक है, जो फोक आर्ट है, रीजनल परफॉर्मेंस को जो है और ज्यादा जो है बढ़ावा मिलता है। कारीगर और हस्तशिल्प जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे जो है कई जो है क्षेत्रों से आर्टिसंस आके जो है अपने स्टॉल्स को जो है सेटअप करते हैं, अपने जो उनके जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो हैं उसको लोगों को दर्शाते हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स जो हैं, उसको जो है वहाँ पे जो है लोगों को जो है शोकेस करते हैं, जिससे कि जो है हमारे कल्चर, जो वहाँ के लोग जो आते हैं उनको अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर के बारे में जो है वो पता चलता है, ठीक है, कि कहाँ पे जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग है, अलग अलग जो है आर्टिफैक्ट्स के जो है महत्व है, अलग अलग जो है उनके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं। तो उससे जो है लोगों को जो है अलग अलग कल्चर के बारे में जो है वो पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनेस्को द्वारा जो है इसे मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर जो है यूनेस्को द्वारा 2017 में, ठीक है, इसे इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कैटेगरी में जो रखा गया था। तो इसकी जो है इसे ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल कल्चरल रेलेवेंस जो है वो इसको जो है वो दर्शाता है। ये मानवता, शांति और जो है टॉलरेंस के मूल्य को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो महाकुंभ मेला जो है ये अभी तक का जो है सबसे बड़ा जो है रिलीजियस गैदरिंग वाला जो है इवेंट है, और ये केवल रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ साथ जो है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी जो है वो दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द महाकुंभ मेला 2025 ऑन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। महाकुंभ मेला 2025 का उत्तर प्रदेश राज्य पर जो है आर्थिक प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द महाकुंभ मेला 2025 ऑन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। महाकुंभ मेला 2025 का उत्तर प्रदेश राज्य पर आर्थिक प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो महाकुंभ जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हर 12 साल में जो है आयोजित किया जाता है, और वर्ष 2025 में जो है अभी इसका आयोजन किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आए थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो महाकुंभ मेला है ये विश्व का केवल सबसे बड़ा जो है धार्मिक समागम ही नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आर्थिक इंजन भी है। तो इसने किस प्रकार से जो है हमारे जो है अर्थव्यवस्था में जो है कंट्रीब्यूट किया था और राज्य की, उसको उस पर अब हम एक नजर डाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ही ज्यादा मदद हुई थी। तो यहाँ पर जो है करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जो है यहाँ पे जो है टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट जो है वो उपलब्ध कराया गया था। तो ये अलग अलग सेक्टर में जो है इनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, जैसे कि सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो है सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिला था। इसके बाद जो है गाइडिंग सर्विसेज थी, और साथ ही साथ जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में भी जो है यहाँ पे कई सारे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले थे, जिसमें कि नाविक, रिक्शा चालक, ये सभी जो है इंक्लूडेड है। और जैसे कि हम लोग न्यूज़ में भी देखा था कि नाविक और रिक्शा चालक जो है उनकी आमदनी में जो है इस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ी थी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो मेला में जो है कई सारे जो है यहाँ पे वेंडर्स आए थे, विक्रेता जो थे, उसमें जो है 30% जो विक्रेता थी वो महिलाएं थी, वो फीमेल थी। तो इससे जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने में मदद मिली थी, और साथ साथ जो है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ था।
इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ पे किया गया था, ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास किया गया था ताकि जो है लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो मेले तक पहुंचने में। तो इसके लिए जो है 14 नए पुल जो हैं, ब्रिजेस जो हैं, उनका निर्माण किया गया, ठीक है। 9 परमानेंट घाट जो थे उनका निर्माण किया गया, 12 किलोमीटर का जो है टेम्पररी घाट का जो है वो निर्माण किया गया था, और इसके साथ साथ जो है 7 नए बस स्टैंड का भी जो है निर्माण किया गया था। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, ये अब रेसिडेंट्स यूज करेंगे, तो उनको जो है कि इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में जो है जो टूरिस्ट वहां पर आएंगे उनको भी जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है लाभ मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे जो रीजन जो है वहां पे जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में जो है यहाँ पे मदद मिली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है भारतीय रेल द्वारा जो है 800 से ज़्यादा जो है स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, और यूपीएसआरटीसी से के द्वारा जो है यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा जो है बस चलाई गई थी, जिससे कि लोगों की जो है वहाँ पर जो है जो प्रयागराज तक जो है वहाँ पे जो है पहुँचने में किसी भी प्रकार की उनको जो है वो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है इससे क्या जो ये ट्रेनें चलाई गई थी, बसेस चलाई गई थी, इससे रिवेन्यू तो जनरेट हुआ ही था। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कई सारे लोगों को जो है टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट भी दिया था, ठीक है। जो भी स्टाफ था उनको टेम्पररी रूप से जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कराया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है इसको भी जो है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पे महाकुंभ को जो है अटेंड किया था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्येक श्रद्धालु जो था, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो है यहाँ पे 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जो है यहाँ पे खर्च किया गया था, जिससे कि लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो थे और जो है जो लोकल बिजनेस जो था उनको काफ़ी ज़्यादा जो है आर्थिक लाभ हुआ था। होटल्स हैं, आश्रम हैं, होम स्टोर्स हैं, धर्मशाला है, ठीक है। ये इन सभी का उस दौरान पे जो है 100% ऑक्यूपेंसी रेट था, और ये जो होटल्स, धर्मशाला वगैरह थे या फिर जो होम स्टेज थे, इनके प्राइसेस भी जो है इस टाइम पे 4 to 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हमें उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इससे जो हमारी जो लोकल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिला था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रयागराज में तो बहुत सारे श्रद्धालु आए थे, लेकिन इसके जो आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि अयोध्या है, वाराणसी है, वहाँ पर भी जो है पर्यटक गए थे। तो इससे जो है यहाँ पर जो है तो इन जो आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर भी जो है टूरिज्म जो है और टूरिज्म में जो है और ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिससे कि पूरी क्षेत्रीय जो पूरी जो क्षेत्रीय इकोनॉमी है उसमें 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है व्यवसाय हुआ था इस दौरान। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ हुआ था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रिटेल सेक्टर और ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, तो यहाँ पे जो है 40,000 से भी ज़्यादा जो लोकल वेंडर थे और स्टॉल ओनर थे उनको जो है महाकुंभ से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। उनकी जो है प्रतिदिन की कमाई जो है 2,000 से लेके 5,000 तक हुई थी। तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिली थी। तो यहाँ के जो एमएसएमई सेक्टर हैं जो, तो वहाँ पे के जो स्टॉल्स लगाए गए थे, तो वहाँ पे जो है एमएसएमई सेक्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपने प्रोडक्ट्स का जो है यहाँ पे व्यवसाय किया था। काफ़ी सारे जो है रिलीजियस आइटम्स, फूल, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, फूड, इन सबको जो है मिला के यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है यहाँ पे व्यवसाय हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है यहाँ पे जो है कई सारे लोगों को जो है एम्प्लॉय किया गया था। यहाँ पर ऐसा माना गया है कि डेली जो है 2,000 टन से भी ज़्यादा जो है वेस्ट को मैकेनाइज्ड और इको फ्रेंडली तरीके से जो है उसका जो है निपटान किया गया था, उसको मैनेज किया गया था। और इसके लिए जो है 1,000 से भी ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर्स जो थे वहाँ पर जो है उनको टेम्पररी एम्प्लॉय किया गया था, जिससे उनकी आय में जो है वो वृद्धि हुई थी। यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि 15,000 से ज़्यादा जो सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनको जो है यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया था, और 2,000 से ज़्यादा जो है गंगा सेवा दूत, ठीक है, उनको जो है एम्प्लॉय किया गया था, ताकि जो है वहाँ पे
क्लीनलीनेस को जो है वो मेंटेन किया जा सके। और हाल ही में जो है ये भी देखा गया है कि जो चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जितने भी जो सैनिटेशन वर्कर्स जो थे उनकी जो है आय में जो है वृद्धि की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितने भी जो सैनिटेशन वर्कर थे उनको टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ जो है उनकी आय में भी जो है वृद्धि हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयुर्वेद जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है। यहाँ पे जो महाकुंभ मेला है वहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्व दिया जाता है। ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल पर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जिससे कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट, नेशनल टूरिस्ट जो थे उन्होंने जो है यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा कैंप, वेलनेस सेंटर्स इन सब में जो है यहाँ पे जो है ये सब बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे आकर्षण का केंद्र थे। तो इससे जो है आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड इन सबको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिला था। स्पिरिचुअल रिट्रीट को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ावा मिला था। तो इससे जो है यहाँ पे के जो उत्तर प्रदेश के जो लॉन्ग टर्म टूरिज़्म को जो है यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। तो क्योंकि जो है यूपी को एक स्पिरिचुअल वेलनेस सेंटर या फिर स्पिरिचुअल वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में देखा गया है। तो आगे आने वाले समय में भी जो है यहाँ पर टूरिज़्म जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है तो उसमें जो है सोलर पावर स्ट्रीट लाइट जो है उसको इंस्टॉल किया गया था। वाटर पंप्स जो हैं, सोलर वाटर पंप्स को जो है इंस्टॉल किया गया। वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया था, जिससे कि रीजन में जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा डेवलप हुआ था। डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। मेले के दौरान जो है यूपीआई, गूगल पे, ठीक है, जीपे, पेटीएम इनके द्वारा जो है कई प्लेटफॉर्म का जो है वाइड स्केल पर जो है यहाँ पे उपयोग हुआ था, जिससे कि जो कैश ट्रांजैक्शन जो था उसमें तो कमी देखने को मिली थी, लेकिन जो है यहाँ पर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी थी। इससे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ा था और साथ ही साथ जो है राज्य में जो है डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको और ज़्यादा जो है यहाँ पे बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर जो है महाकुंभ को जो है अटेंशन मिली थी, जिससे कि यूपी की जो ब्रांड वैल्यू है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ था। इससे तो यहाँ पर जो कई सारे जो निवेशक हैं उनको जो है यहाँ पर कई सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, जिससे कि भविष्य में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही जो है निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यापक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो महाकुंभ 2025 से यूपी की इकोनॉमी जो है ऐसा माना गया है कि 3 लाख करोड़ से भी जो है अधिक का योगदान दिया है, जिससे राज्य को जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसकी दिशा में जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि महाकुंभ 2025 जो है उसने यूपी की अर्थव्यवस्था जो है उसको कई प्रकार से जो है उसमें योगदान दिया है, जैसे कि टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सभी में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यह इवेंट केवल जो है रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं रखता, बल्कि आर्थिक विकास का भी जो है एक प्रमुख स्रोत बन गया है। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।